ये है कहानी वीरों की और शूरों की, ये है निशानी शूरों की वीरों की और शूरों की। ये है गाथा महावीरों के शौर्य और बलिदान की, ये है गाथा महावीरों के शौर्य और बलिदान की। परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं के मान की, परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं के मान की। माटी पर मर मिटने वाले प्रहरियों के सम्मान की, माटी पर मर मिटने वाले प्रहरियों के सम्मान की। वीरों की गाथा, वीरों की गाथा, वीर गाथा। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम राइफलमैन संजय कुमार। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है। बेटा संजय, अब सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है। लेकिन चाचा जी, आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है। वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा? वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी। अच्छा, वो सेना वाली कहानी। जी चाचा जी, वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था। अच्छा, तो मेरे संजय बेटे को सब याद है। हाँ चाचा जी, मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ। क्यों भाई, क्यों नहीं बताया था? जरा ये तो हमें बताओ। क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी, क्या हुआ? हाँ तो संजय बेटा, उन दिनों मैं सेना में नया भर्ती हुआ था। अच्छा? अचानक पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया। हमारे देश पर हमला कर दिया? हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए, छक्के। साथियों, ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है कलोल बकैण। कल कल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहाँ की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है। इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था। मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली। ये बात
कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वो एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे। फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काकसर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी। ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी। 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। संजय ने समझ लिया था कि यह युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था। संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया। वो लोग ऊंचाई पर हैं। साथियों, बिल्कुल ठीक है। आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं। आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है। वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं। तुमने ठीक कहा रामलाल। इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे छुपते छुपाते रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें। बिल्कुल ठीक, ये ठीक रहेगा संजय भाई, यही ठीक रहेगा संजय भाई। तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो। ठीक है, फिर हमें मिशन शुरू करना है। राइट, ठीक है संजय भाई, बिल्कुल ठीक। तो शुरू करें? हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल लो। पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो। आजा मुकेश, आजा। तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु, सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मनोबल। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे
कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी। शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के 2 सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा। राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है। या तो हम मरेंगे या मारेंगे। बिल्कुल ठीक। आंख में आंख डाल के फायर करो। फायर! शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गईं। कार्बाइन खाली हो गई है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसे ठहरो ठहरो। राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे। वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से 3 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में 3 गोलियां लगी, जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े। दुर्गा माता जय। भारत माता की। और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया। उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे। भाग रहे हैं कायर। अब कहां भागते हो? और रुको, ठहरो। हिम्मत है तो सामने आओ। चलो साथियों, इनमें से कोई बचकर नहीं भागेगा। मारो! राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको तुरंत उपचार की जरूरत है। वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली। आपको वहाँ ले चलते हैं। वहाँ चलते हैं। मरहम पट्टी करवा लीजिए। कम से कम खून का बहना रुक जाएगा। आओ भाई जी, नहीं मान सिंह, नहीं मान सिंह, आओ तो सही। मेरी चिंता मत करो, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैग टॉप पर हमारा पूरा कब्जा नहीं हो जाता। लेकिन मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हूँ। अरे आप तुम साथियों के साथ एक बंकर को चेक करो। आप सुनो, छुपा हुआ ना हो, आप कोई बचने ना पाए। जाओ चेक करो, चेक करो। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा मुझे। अरे जाओ। ऐसा था असाधारण शौर्य राइफलमैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कोह घाटी के पॉइंट फ्लैग टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया। संजय भाई इधर आओ। क्या लगा था? संजय भाई तो बोल ही नहीं रहे। दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दो जुलाई 2014 को उन्हें सेना में पदोन्नति देकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया। देश ऐसे महावीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा को कृतज्ञ भाव से नमन करता है। राइफलमैन संजय कुमार। अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, शिमाइला परवेज गौहर, कीमती आनंद और सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।